हाय स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम दीक्षाला इंस्टीट्यूट में कवर कर रहे हैं वो है हमारा डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल से डायरेक्ट एविडेंसेस। मतलब बेसिकली हम ये समझ रहे हैं कि जो डीएनए है, कुछ इनडायरेक्ट एविडेंसेस भी हमने समझे थे, लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो आपका डीएनए है वो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो हर चीज़ को बताने से पहले हमें उसका प्रूफ चाहिए होता है। तो यहाँ जो प्रूफ दिया जा रहा है वो प्रूफ कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू दिया जा रहा है, जिसमें सबसे पहला हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पढ़ा, जिसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा एक पार्ट का या फिर एक कंपोनेंट का किसी दूसरे में। लाइक जो हमारा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, उस ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि जो हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे माइस निमोनिया की बैक्टीरिया की एक स्ट्रेन है, जिसमें दो मतलब बैक्टीरिया का एक पार्ट है जिसमें दो स्ट्रेन्स मिल रहे हैं, एक एस स्ट्रेन और एक आर स्ट्रेन। और एक आर स्ट्रेन का जो कि नॉन वायरुलेंट है उसका एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाना ही आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को शो कर रहा था। अब जो नेक्स्ट मैं बी आपको बताने जा रही हूँ वो है हमारा बेसिकली बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम ट्रांसडक्शन भी कहते हैं। ये आपका बी पार्ट है। जिसको मैं किस नाम से जान रही हूँ, बेसिकली ट्रांसडक्शन के नाम से। ट्रांसडक्शन। सो ट्रांसडक्शन का जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा, चेंज होना, ऐसी बैक्टीरियोफेजेस आर बेसिकली बैक्टीरिया वायरसेस। बैक्टीरियोफेजेस आपके क्या होते हैं, वो बैक्टीरिया जो कि सिंपल मतलब वो वायरसेस जो कि बैक्टीरियल होते हैं, मतलब जो बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं वो बैक्टीरियल वायरसेस बैक्टीरियोफेजेस कहलाते हैं, जो कि आपके एशरेशिया कोलाई को मतलब बेसिकली ई कोलाई को जो है वो हार्म करता है। तो जो बैक्टीरिया है कमर्शियल, ई कोलाई को हम बहुत कमर्शियली यूज़ करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में भी इवन मिलता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। इसको हम एक कल्चर मीडियम में ग्रो करवाते हैं। अब यहाँ जो एक्सपेरिमेंट वो परफॉर्म करवाया गया वो करवाया गया 1952 में। ट्रांसडक्शन का जो एक्सपेरिमेंट है वो 1952 में हर्शे और चेस के थ्रू परफॉर्म करवाया गया था। अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस 1952 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया जो कि जेनेटिक मटेरियल को बहुत ही प्यारे तरीके से, मतलब डीएनए को बहुत प्यारे तरीके से जेनेटिक मटेरियल बना रहा है। सो (1928) था, ये 1952 ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस के थ्रू परफॉर्म करवाया गया। बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन वो आपको समझ में आ जाएगा पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या है। बैक्टीरियल वायरस जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करता है, बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। और एक बैक्टीरिया बेसिकली ई कोलाई की बात करें तो बैक्टीरिया है जो कि हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होता है। इन्होंने बेसिकली एक कल्चर परफॉर्म करवाया जिसमें जो हमारा बैक्टीरियोफेज था उस बैक्टीरियोफेज को ई कोलाई में एंटर करवाने के बाद, बैक्टीरियोफेज वायरस है, वायरस हम बहुत जगहों पर स्टडी कर चुके हैं कि एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन व्हेन इट गेट्स incorporated with the living body, it also start
सर्वाइविंग, मतलब फिर लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आते ही सर्वाइव करना शुरू कर देता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि बैक्टीरियोफेज ही क्यों लिया, मतलब इकोलाई और बैक्टीरियोफेज का कनेक्शन क्या है? तो पहली चीज़ तो इकोलाई इज़ द बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरियोफेज है ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला बैक्टीरिया है। यहाँ पे बैक्टीरिया को लेने का एक खासियत ये था कि जैसे आपने बोला पहले फ्रेडरिक ग्रिफिथ के जो एक्सपेरिमेंट है जिसको मैकलियोड और मैकार्टी ने ख़त्म किया था, तो उनका एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से एविडेंस नहीं दे पाया था। हमारे अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि भाई डीएनए डालने पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। पर लोगों का मानना ये था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, नो डाउट, लेकिन आपने मतलब डीएनए डाला और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि डीएनए और प्रोटीन के अलावा कुछ चीज़ ऐसी हो जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रही हो आपके दिमाग में, या आपने सेट किया हुआ है कि या तो प्रोटीन है जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए है। हम उस चीज़ को मानते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है प्रोटीएसेस डालने पर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, डीएनए डालने पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि डीएनए और प्रोटीन में से कोई भी जेनेटिक मटेरियल ना हो, कुछ और ही हो जेनेटिक मटेरियल। तो इस वजह से अल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेस ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म लिया जिसके अंदर सिर्फ प्रोटीन और डीएनए के अलावा कुछ प्रेजेंट है ही नहीं, दैट इज़ योर वायरस, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अब जब बैक्टीरियोफेज की आप बात कर रहे हैं तो इसमें हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाना है। बैक्टीरियोफेज की एंट्री करवानी है हमारी इकोलाई के अंदर, और जब बैक्टीरियोफेज की एंट्री करवानी है इकोलाई में, तो बैक्टीरियोफेज की एंट्री इकोलाई में आप करवाएंगे तो उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, उस कंडीशन में हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो देखें, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करवाने का एक बहुत ही छोटा सा एक्सपेक्ट मेरे पास है, वो है रेडियो एक्टिविटी। मैंने सबसे पहले आपके 2 वायरसेस लिए, 2 इकोलाई के सेट लिए, और क्या किया, और इनको हमने 2 बैक्टीरियाज लिए और इसमें डलवाई रेडियो एक्टिविटी, और रेडियो एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द प्रोटीन एंड अकॉर्डिंग टू द बेसिकली प्रोटीन एंड डीएनए। प्रोटीन का पार्ट है आपका नाइट्रोजन, सॉरी सल्फर, अमीनो एसिड्स में सल्फर काफ़ी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, सल्फर। और डीएनए की बात करें तो डीएनए में हमने लिया आपका नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो नाइट्रोजनस बेस पेयर की वजह से नाइट्रोजन ईजिली इनकॉर्पोरेट हो जाता है हमारे किसी भी सेल में। अब जब भी आप सल्फर की बात कर रहे हैं, या फिर सिंपल हम यहाँ पर फॉस्फोरस की बात करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन में भी हमें मिल जाएगी, क्या लेंगे, फॉस्फोरस, फॉस्फेट ग्रुप से, सिंपल। यहाँ पर रेडियो एक्टिव सल्फर की बात करते हैं, मतलब आपने दोनों के रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को लिया, सल्फर का जो रेडियो एक्टिविटी है वो 35 है यहाँ पर, और जो फॉस्फोरस की जो हम क्या बोलें रेडियो एक्टिविटी है वो है 35 S35 एंड P32। तो अब ये दोनों पार्ट में जो
प्रोटीन मतलब जो हमारा बैक्टीरियोफेज है, जो वायरस है, उसका जो कवर होता है वो प्रोटीन का बना होता है। तो यहाँ पर हमारी आ गई S35। और जब भी हम बात करते हैं हमारे डीएनए की, तो डीएनए में प्रेजेंट होता है हमारा P32, जो रेडियो एक्टिविटी हमने सेट करी। अब इस रेडियो एक्टिविटी को सेट करने के बाद सबसे पहला स्टेप, इस मैं डिवीजन दे देती हूँ, दोनों काम अलग है। अब सबसे पहले हम ई कोलाई में, दिस इज योर ई कोलाई सेल, ये आपका ई कोलाई का सेल है, यहाँ भी और यहाँ भी। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल है वो आगे बढ़ा, इनकॉर्पोरेट, आगे गए, इकोलाई। फर्दर एजिटेशन शेक किया गया सुप्रानेटिन को, और उसके बाद हमने क्या नोट किया कि जो एक्सटर्नल कवरिंग है, प्रोटीन नहीं बोलूँगी मैं, बोलूँगी एक्सटर्नल कवरिंग जो है वो अलग हो गई। External covering got separated, और डीएनए अलग हो गया। अब इसके बाद जब हमने रेडियो एक्टिविटी को देखा, तो रेडियो एक्टिविटी देखने पर क्या मिला, जब हमने इसको एजिटेट किया, तो एजिटेट करने पर ये है हमारा आउटर कवर, ये है ई कोलाई, ये भी है आपका आउटर कवर, एंड दिस इज योर ई कोलाई। क्या देख रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आउटर कवर में रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट है, पर अंदर नो रेडियो एक्टिविटी। यहां पर नो रेडियो एक्टिविटी, और यहां पे आपका P32 इनकॉर्पोरेट किया था किसके साथ, हमने डीएनए के साथ, जेनेटिक मटेरियल के साथ। क्लियर। और अगर मैं बात करूं S32 इनकॉर्पोरेट हुआ था हमारे प्रोटीन के साथ। आउटर कवर में प्रोटीन का मिलना ये बताता है कि अंदर जो गया, जो ट्रांसफॉर्म हुआ जो पार्ट, वो क्या नहीं था, वो हमारा पहली चीज़ तो सल्फर नहीं था, सल्फर नहीं था तो प्रोटीन नहीं था। ओके,
दूसरी जगह हमने क्या ऑब्जर्व किया, दूसरी जगह हमने ऑब्जर्व किया कि आउटर कवर में रेडियो एक्टिविटी नहीं दिख रही है, जो कि जिस सेल में हमने रेडियो एक्टिविटी किसको दी थी, फॉस्फोरस पार्ट को P32 रेडियो एक्टिव इंजेक्ट करवाया था। P32 किसका पार्ट था, P32 था आपका हम बोल सकते हैं हमारे बैक्टीरियोफेज के जेनेटिक मटेरियल का पार्ट, डीएनए का पार्ट। तो जेनेटिक नहीं, डीएनए बोलेंगे, डीएनए का पार्ट था। जब उस डीएनए को स्टडी किया, जब उस डीएनए को देखा, तो देखने पर क्या पाया, देखने पर पाया कि ये जो पार्ट है इट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स द P32 विच मीन्स द जेनेटिक मटीरियल इज द डीएनए, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी इकोलाई के अंदर दिखी, बाहर सुपराटेंट में नहीं दिखी, और यहाँ पर बाहर दिखी लेकिन इकोलाई के अंदर नहीं दिखी। तो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल सेल के अंदर गया, P phosphorus radioactive 32 and it was the part of the DNA. This is why it was confirmly showed that the DNA is the genetic material. क्लियर। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस का। इसके बाद हम क्या नोटिस करते हैं या क्या ऑब्जर्व करते हैं, इसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है। तो देख लेते हैं, ये एक्सपेरिमेंट है जो कि प्रूव करता है दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। दो एक्सपेरिमेंट पढ़े, एक ग्रिफिथ और एक अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस, जो कि पूरी तरीके से प्रूव करते हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए बहुत बार पढ़ चुके हैं। नाउ व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज योर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज योर डीएनए। बेसिकली हम दो पार्ट्स पढ़ते हैं, एक तो आरएनए पढ़ते हैं दैट इज़ राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा हम डीएनए पढ़ते हैं दैट इज़ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए? तो उसको समझने से पहले हम डीएनए को समझ लेते हैं। डीएनए बेसिकली हमारे दो स्ट्रैंड्स हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। किसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है? सबसे बेसिक चीज़ से शुरू करते हैं, जीन, डीएनए और लास्ट में हमारा क्या पार्ट है, क्रोमोसोम। जीन यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जीन वॉज योर यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यूनिट ऑफ हेरिडिटी से आगे बढ़े तो डीएनए, ये जीन बनता है किससे? जीन बनता है, हम बायोमोलिक्यूल्स में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियोटाइड से। जीन बन रहा है आपका किससे? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड्स वही फॉस्फोरस, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बायोमोलिक्यूल्स में, जिसमें डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया था जो कि न्यूक्लियोटाइड बनाता था। द रिपीटिंग यूनिट आपके किसकी? न्यूक्लियोटाइड की क्या बनाती है? डीएनए बनाती है। और ये जो डीएनए है, ये डीएनए ही जब कंडेंस होता है तो हम डायरेक्ट कंडेंसेशन पढ़ेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट हम 11th स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन जीन बनाएगा, और फिर जीन का लगातार डिवीजन, जीन मतलब लगातार रिपीटिशन आपका डीएनए बनाता है, और फिर डीएनए का कंडेंसेशन क्रोमोसोम कहलाता है। तो हम डायरेक्ट कंडेंसेशन ऑफ डीएनए पढ़ेंगे या क्रोमोसोम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे बात, कि जो डीएनए है, क्योंकि
ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर 2.2 मीटर लंबा होता है। तो इस 2.2 मीटर की लेंथ को हमारे सेल में इनकॉर्पोरेट करना, न्यूक्लियस में, बल्कि सेल भी नहीं कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे, न्यूक्लियस में इनकॉर्पोरेट करना एक बहुत ही कह सकते हैं हम एक टिपिकल वर्क है। क्लियर? तो वो किसकी वजह से होता है? वो होता है कंडेंसेशन की वजह से। सबसे पहले जितना डीएनए का मॉलिक्यूल है, पहली चीज़ तो डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, तो उसको न्यूट्रलाइज भी करना है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, डीएनए हिस्टोन के साथ मिलके, हिस्टोन क्या है आपके? प्रोटीन। डीएनए प्लस प्रोटीन या फिर हिस्टोन्स कंबाइन टू फॉर्म दी एक कंडेंसेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। होता क्या है, 4 हिस्टोन के मॉलिक्यूल टोटल 2-2 होते हैं हर पार्ट के, तो ये हो गए आपके 8। H हिस्टोन प्रोटीन टोटल मैं कितने बोल रही हूँ? H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये है H2A, H2B, H3, H4। ये कहाँ गया भाई? तो देखते हैं आगे कहाँ, कहीं ना कहीं तो आएगा ही। ये H1, 2 हिस्टोन ऑक्टामर्स को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है H1, H2A, H2B, H3 एंड अगेन H4। फिर से इसने रैप किया और H1 बनाया, फिर से कंबाइन किए, H2A, H2B, H3 एंड H4 एंड रैप किया और H1 के साथ दूसरा स्टोन एक्टोमर जुड़ गया। इसी तरीके से लॉन्ग चेन बनती जाती है और इस लॉन्ग चेन बनने की वजह से हमारा क्या बनता है? सिंपल हम बात करें तो एक लॉन्ग हिस्टोन का ऑक्टोमर जो है वो बन जाता है, जिसको हम क्रोमैटिन्स बोलते हैं, क्रोमैटिड्स। और यही क्रोमैटिड्स एक कॉइलिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो क्रोमोसोम में क्रोमैटिन में प्रेजेंट है डीएनए, डीएनए में प्रेजेंट है जीन, जीन में प्रेजेंट है हमारा जीन में प्रेजेंट है हमारा सिंपल बात करें तो न्यूक्लियोटाइड। और यही रिपीटेड सीक्वेंस जिसमें प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स का लगातार चेंज क्या बनाता है? आपका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रोवाइड करता है किसी भी स्ट्रक्चर को। क्लियर? अब यहाँ पे जो डीएनए है वो डीएनए डबल हेलिकल पार्ट हो गया, जिसमें वही अगेन वी हैव स्टडीड दैट इन वेरी डिटेल, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम 11th स्टैंडर्ड में समझ चुके हैं। स्पायरली अरेंज होता है, एक जीन की बात करें तो मतलब बेसिकली एक स्पायरल 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, जिसमें एक बेस पेयर के बीच में जो गैप होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम का होता है। क्लियर? और टोटल जो विथ है हमारे डीएनए की वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये कुछ जनरल चीज़ें हैं। फिर एक पार्ट से शुगर से कनेक्टेड होता है हमारा नाइट्रोजनस बेस से दूसरा फिर से शुगर होगा, और 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स आपस में फॉस्फेट से जो है वो कनेक्टेड रहते हैं। इस तरीके से जो हमारा डीएनए है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद हमने आगे क्या देखा कि डीएनए या फिर जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपका वाटसन और क्रिक के थ्रू दिया गया था, और वाटसन और क्रिक के थ्रू कुछ सलाइंड फीचर्स थे हमारे डीएनए के। सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ है ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा बायोकेमिकल है। मैंने आपको लेंथ बताई 2.2 मीटर, सब मैक्रोमोलिक्यूल है हमारे, सिंपल कह सकते हैं पूरे सेल का सबसे बड़ा बायोमोलिक्यूल। दूसरा नेगेटिवली चार्ज है, इस वजह से पॉजिटिवली चार्ज स्टोन प्रोटीन के साथ मिलके ये क्या बनाते हैं? आपके क्रोमोसोम बनाते हैं। तो सबसे बड़ा बायोमोलिक्यूल है। दूसरा मैंने आपको बोला कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसके साथ साथ आपका जो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन है वो 3D है, मतलब एक रोप की तरह स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिख जाता है इजीली। और जो डीएनए है उसके आपके 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं, तभी हम इसको डबल हेलिकल कहते हैं इस तरीके से, और ये एक दूसरे के साथ क्या होती है?
कॉइल होती है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं और वो भी कैसी, दो, जो न्यूक्लियोटाइड है वो एक साथ दो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, एक ही लेवल पे कितने प्रेजेंट होते हैं, दो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, तो डबल चेंज है। इसके साथ साथ हम बात करें जो दो चेन्स प्रेजेंट हैं इनके अंदर पोलैरिटी जो होती है वो एंटी होती है। हमने मार्क किया है 3' to 5' एंड अगेन 3' to 5'। ये देखें, एक 3 to 5, एक 3 to 5, हमेशा एंटी पैरेलल मतलब पोलैरिटी में ये दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की जो बैकबोन है वो शुगर और फॉस्फेट से बनी होती है और बीच में प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजनस बेस पेयर जो कि रंग्स ऑफ लेडर बनाते हैं। देखने में ऐसा लगता है सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर। तो वो रंग्स ऑफ लेडर जो हैं वो रंग्स ऑफ लेडर आपके किसके थ्रू बनाए जा रहे हैं, वो रंग्स ऑफ लेडर बनाए जाते हैं हमारे सिंपल हम बात कर सकते हैं किसके थ्रू, यही डीएनए के थ्रू। क्लियर, नाइट्रोजनस बेस के थ्रू बेसिकली। फिर हमने क्या बोला, जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। हमेशा एडेनिन विल पेयर विद वन प्यूरिन पेयर विद द अनदर वन पायरिमिडीन। ए हमेशा टी के साथ जाता है, जी हमेशा सी के साथ जाता है। प्यूरिन प्यूरिन पायरिमिडीन पायरिमिडीन। ए के साथ टी हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा, जी के साथ सी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो इस वजह से आप जब भी डीएनए की बात करते हैं तो ये जो डीएनए है आपका, ये नाइट्रोजनस बेस पेयर्स भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा रोल इन्हीं का है, क्योंकि इन्हीं में चेंज होने की वजह से पूरे के पूरे डीएनए में जो है वो चेंज आ जाता है। इसके बाद आपका सिंपल आपकी जो पिच है डीएनए के हेलिक्स की वो 3.4 nm है, जिसमें रफली 10 बेस पेयर आ जाते हैं। तो एक बेस पेयर की लेंथ निकालें तो 3.4 एक्स्ट्रा हो जाए, 0.34 nm हो जाएगी। क्लियर, इसके साथ साथ आपका डीएनए की बात करें तो दो स्ट्रैंड्स कुछ जो ये जो एंटी पोलैरिटी मैंने बोली तो इसको हम सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड के नाम से, मतलब सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। क्लियर, इसके साथ साथ कुछ डीएनए में, क्योंकि जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ेंगे तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस की बात करेंगे, जिसमें आपका जहाँ पर नाइट्रोजनस बेस पेयर को हम स्टडी करते हैं। अब जहाँ भी हम ये स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये बैकबोन है ए टी जी सी जी सी जी सी ए टी। ये बैकबोन किसकी बनी है, शुगर की और फॉस्फेट की। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, इस वजह से मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही हूँ। और ये नाइट्रोजनस बेस पेयर है। अब ये कभी कभी क्या होता है, इस सीक्वेंस में अरेंज होते हैं कि ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस बनाता है। पैलिंड्रोम सीक्वेंस का मतलब होता है जिसको हम आगे से और पीछे से अगर पढ़ें तो आगे और पीछे से पढ़ने पे वो दोनों जगह से एक ही क्या बोले, हम सिंपल कह सकते हैं कि एक ही प्रोनाउंसिएशन दे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाता है। क्लियर, इसके साथ साथ डीएनए में आपके जब क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है दो पार्ट्स प्रेजेंट है, रिपीटेटिव डीएनए या फिर सैटेलाइट डीएनए। ये लगभग 10 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है जो कि लगातार एक ही पॉइंट पे रिपीट करता जाता है और करता जाता है। तो वो जो कंटिन्यूस रिपीटिशन हो रहा है हमारा डीएनए का, वो कंटिन्यूस रिपीटिशन आपका क्या कर देता है, पूरे के पूरे पार्ट को या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रोवाइड करने का काम करता है। क्लियर, अब फंक्शन क्या क्या है हमारे डीएनए की, तो सबसे पहले जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, रेप्लिकेशन करवाने में हेल्प करता है, क्रोमोसोम्स बनाने में हेल्प करता है, रिकॉम्बिनेशन करवाता है, वेरिएशन करवाता है। इसके साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जितनी मेटाबॉलिज्म चल रही है सेल के अंदर वो डीएनए की वजह से है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए डीएनए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि हर पर्सन का सैटेलाइट डीएनए की वजह से एक अपना कैरेक्टरिस्टिक डीएनए होता है जो कि हर ऑर्गेनिज्म को अपनी एक पहचान देता है। तो वो जो अपनी एक पहचान देने वाला डीएनए हमारे पास प्रेजेंट है वो हमारा सैटेलाइट डीएनए कहलाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी डीएनए के थ्रू करवाई जाती है। अब इसके साथ साथ वाई डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए, क्योंकि आरएनए भी हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन डीएनए को ही हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, आरएनए को जेनेटिक मटेरियल नहीं बोलते। रीज़न क्या है, डीएनए पहली चीज़ तो स्टेबल है, रिएक्टिव नहीं है। आरएनए स्टेबल नहीं है और इसी वजह से वो एंजाइम की तरह वर्क करता है।
डीएनए में खुद से रेप्लिकेट करने की कैपेबिलिटी है, इस वजह से आपका डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। इसके साथ साथ जो आरएनए है वो लेस स्टेबल होने की वजह से म्यूटेशन बहुत जल्दी जल्दी शो करता है, जबकि डीएनए के अंदर इतने फ्रीक्वेंट म्यूटेशन देखने को मतलब होते हैं लेकिन इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते। इसके साथ साथ जो डीएनए है वो स्लो चेंजेस करके वेरिएशन को लेकर आता है, जो कि किसी भी पॉपुलेशन के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्लियर। अब हम जब भी बात करते हैं कि भाई कोई भी डीएनए या फिर जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लाइक रेप्लिकेशन, डिवीजन एक स्लो प्रोसेस है, म्यूटेशन की भी वेरिएशन लेकर आता है, और आपका स्टेबल है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि चेंजेस भी जो हैं वो लगातार परफॉर्म करवाए जा रहे हैं। फंक्शंस में हमने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की बात करी, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी, सेलुलर मेटाबॉलिज्म की बात करी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करी, वेरिएशंस की बात करी और म्यूटेशन की बात करी। रेप्लिकेशन डीएनए का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये सारे के सारे इन कैरेक्टर्स की वजह से हम डीएनए को एक बेटर जेनेटिक मटीरियल बोलते हैं आरएनए के ऊपर। इसके साथ साथ आरएनए वर्ल्ड, आरएनए के अंदर अभी हम बहुत डिटेल में आरएनए पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आरएनए पहली चीज़ तो एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होने की वजह से ये एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। अनस्टेबिलिटी होने की वजह से कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है का क्या मतलब है कि जितना भी एक्टिविटीज़, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़, केमिकल एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में जितना भी प्रोटीन की सिंथेसिस जो मेटाबॉलिज्म चल रही है उसको करवाने के लिए एक एंजाइम की तरह बहुत मेजरली आरएनए जो है वो हेल्प करता है। तो जब भी आप आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए ज़्यादातर एंजाइम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और हमारी बॉडी में भी कई तरीके के आरएनए प्रेजेंट है। एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए जिसको हम मैसेंजर आरएनए या फिर बेसिकली अडेप्टर मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए या फिर राइबोसोमल आरएनए के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं आपकी बॉडी में, जो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। इसके साथ पैकेजिंग मैंने आप लोगों को बताई। पैकेजिंग वही हिस्टोन प्रोटीन के साथ होती है, और हिस्टोन प्रोटीन के साथ ये क्रोमोसोम बनाएगा। ये हिस्टोन प्रोटीन कंडेंस होते जाएंगे और क्या बना देते हैं? क्रोमोसोम्स बना देते हैं। लेकिन ये जो क्रोमोसोम्स बन रहे हैं, ये क्रोमोसोम्स भी हमारे पास कितने तरीके के हैं? 2 तरीके के। देखते हैं कौन कौन से। हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए कंबाइन करके क्रोमैटिन बनाया। ये क्रोमैटिन ने रैपिंग की है। 2 तरीके के क्रोमैटिन बनाते हैं, एक तो हेट्रोक्रोमैटिन, दूसरा यूक्रोमैटिन। बेसिकली आप जब भी डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए के अंदर आपको 2 पार्ट्स दिखेंगे। एक तो वो पार्ट दिखेगा जो कि कुछ प्लेसेस से बहुत ज़्यादा डेंसली पैक्ड होता है, और डेंसली पैक्ड होने की वजह से जब आप उसको स्टेनिंग देते हैं तो डार्क कलर ले लेता है। ये होता है हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन की बात करते हैं तो यूक्रोमैटिन आपका लाइटली पैक्ड। लाइटली पैक्ड का क्या मतलब है? लाइटली पैक्ड का मतलब है कि ये जो क्रोमोसोम का एरिया है ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कंडेंस नहीं हुआ है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाया है। इसका कोई फ़ायदा या कोई डिफ्रेंसिएशन कि भाई अगर हेट्रो है तो क्या चेंज है, अगर यू है तो क्या चेंज है? बिल्कुल है। जितना ज़्यादा क्रोमैटिन लूज होता है उतनी एक्टिविटी ज़्यादा होती हैं, और जितना ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होगा उतनी एक्टिविटीज़ कम होंगी। तो यूक्रोमैटिन बहुत ही छोटे से लेवल पे मैं बोल सकती हूँ लेस एक्टिव होता है हेट्रोक्रोमैटिन, और यूक्रोमैटिन होता है मोर एक्टिव। तो हम एक पार्ट बोल सकते हैं कि दैट यूक्रोमैटिन इज द मोर एक्टिव देन द हेट्रोक्रोमैटिन।
क्रोमैटिन। तो जब भी आपने कोई भी डिफ्रेंसिएशन किया तो वो क्रोमोसोम के बेसिस पे भी एक्टिविटी को हम डिस्टिंग्विश या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके साथ आगे क्या है भाई, जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो एक सिंपल कह सकते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि जो डीएनए डिवाइड करता है तो डीएनए के डिवाइड करने पर जब प्रोजेनी मतलब जो डीएनए के डॉटर डीएनएस बनते हैं उसमें दोनों डॉटर डीएनए में हाफ पार्ट जो होता है वो पेरेंट का होता है और हाफ पार्ट होता है न्यूली सिंथेसाइज। या फिर डीएनए जब डिवाइड करेगा तो दोनों डॉटर सेल में इक्वली डिवाइड होगा, यही कहलाता है आपका सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।